नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनके ऊपर उत्तराखंड राज्य के कानून व्यवस्था के संचालन की बड़ी जिम्मेदारी है। ये इनका एक परिचय है, लेकिन अब इनका एक दूसरा परिचय है। अशोक कुमार साहब की मैं बात कर रहा हूं। ये डीजीपी हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। लेकिन धीरे धीरे अशोक कुमार साहब का रुझान साहित्य की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हाथ में एक किताब है, साइबर एनकाउंटर। 12 मजेदार कहानियों का यह संग्रह है और ये लिखा है अशोक कुमार साहब ने। पूरी चर्चा करेंगे कि ये कहानियां लिखने का आइडिया इनको कहां से आया और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में समय कैसे निकाल पाए, क्या क्या चुनौतियां इनके सामने रही हैं और भविष्य में हम इनको और किस भूमिका में देख सकते हैं, कितनी और कहानियों को दर्शकों के सामने, आम जनता के सामने अशोक कुमार साहब लेकर आएंगे। सीधा बात करते हैं अशोक कुमार साहब से। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये किताब लिखी, मैंने इसकी कई कहानियां पढ़ी हैं और चर्चा इस किताब की काफ़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा, पहले तो ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया? बहुत सारी कहानियां आपके पास रोज आती हैं, जैसे आपने कई इंटरव्यूज में बताया। उनमें से ये 12 कहानियां कैसे छांटी, क्यों छांटी? देखिए, आइडिया तो इसलिए आया कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो गई है कि अकेले पुलिस उससे नहीं निपट सकती। तो साइबर क्राइम से बचने के उपायों के बारे में हम जागरूकता फैलाते रहते हैं। काफ़ी प्रयास हमारे रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया से, वैसे स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके। तो उन्हीं प्रयासों में मुझे लगा अगर एक बुक के रूप में लाया जाता है तो वो एक बड़ा प्रयास होगा, नेशन वाइड होगा, पब्लिसिटी होगी। तो ये एक प्रकार से लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए ये लिखने का आइडिया आया कि जिससे कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है, पुलिस के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, कितना मुश्किल है वर्कआउट करना। जब लोग किताब पढ़ेंगे तो समझेंगे और फिर जब वो किताब पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमें कैसे बचना है। मेरे पास तो मैसेजेस भी आना शुरू हो गया। एक बड़ी चैनल के आदमी ने मुझे कल ही मैसेज भेजा, मैं नाम चैनल का नहीं लूँगा, कि सर लकीली मैंने आपकी किताब पढ़ रखी थी, मेरे पास एक जो है आया कहीं से CID बन करके कि आपके इसमें ड्रग्स जो है पकड़ी गई है, आपके किसी जो आपने डाक भेजी है मान लिया। अच्छा। हाँ, और अब आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी CID बनने के बाद। उससे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। तो इस तरह के, तो मुझे किताब से एकदम आइडिया है कि ये तो फ्रॉड है सारा। तो तत्काल उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। अच्छा सर, आपने इसमें जो चैप्टर्स हैं, जो इसमें कहानियां हैं, इसमें जैसे विष कन्या का आपने जिक्र किया, जो बड़ा आजकल फ्रॉड जिस तरीके से होता है, लोग जाल में फंसते हैं। सेक्सटॉर्शन, आपने नया शब्द, मैंने तो पहली बार ये आप ही की किताब में पढ़ा है। ये आइडिया कहाँ से आया कि मतलब कहानी में जो शीर्षक है कहानी का वो ये दिया जाना है? देखिए, ये तो कुछ जो क्राइम्स है ना, वो ऑलरेडी वो टर्मिनोलॉजी आ चुकी है। जो विष कन्या मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में हनी ट्रैप में ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। आपको पता है, बहुत समय से चल रही है। इसी तरह से फिशिंग है, वो एक टर्मिनोलॉजी है साइबर क्राइम की। एक और टर्मिनोलॉजी है कार्ड क्लोनिंग, कार्ड क्लोन बना लिया। फिर एक है रैंसमवेयर, किसी के कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर डाल दी, वायरस डाल दिया और फिर रैंसम मांग रहे हैं उनसे उसको खोलने के नाम पर, रैंसमवेयर। ठीक है, मालवेयर जैसे होता है, इसे रैंसमवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, गड़बड़ वाली सॉफ्टवेयर डाल के फिर उसको खोलने के नाम का रैंसम मांगना। तो सेक्सटोर्शन भी ऐसी एक टेक्निकल टर्म है जो ऑलरेडी आ चुकी, मैंने इन्वेंट नहीं किया है कि सेक्स के नाम। आपने अवेयर किया है? हाँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी का वर्ड है या उनका वर्ड है, लेकिन जनता को पता होना चाहिए। यस, एकदम नया वर्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल पुराना हो। आया तो अभी है साइबर क्राइम के थ्रू। बट साइबर क्राइम में जहाँ हम कंप्यूटर के साथ साथ सेक्स का यूज करते हैं किसी न किसी रूप में, मनी एक्सटोर्ट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, तो उसको सेक्सटोर्शन कह दिया गया है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी इसमें आई हैं। और फिर हिंदी में भी मैंने, फिर चूँकि टर्मिनोलॉजी हिंदी में कोई अलग से आएगी नहीं, तो इसलिए हिंदी में भी यूँ का तो मैंने यूज कर लिया है। आपकी किताब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बुजुर्गों की बात आती है, इसमें युवाओं की बात आती है। एक लड़की जो छोटे से गांव में रहती है, शहर में रहती है, वो बड़े होटल में काम करती है, तो युवाओं की भी बात आती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 12 स्टोरीज आपने
सिलेक्ट कैसे करी? आपने खुद ही इंटरव्यूज में कहा है कि सैकड़ों कहानियां रोज जन्म लेती हैं, तो ये 12 कैसे सिलेक्ट करी आपने? देखिए, साइबर क्राइम की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 2022, सिर्फ 2022 में उत्तराखंड में 14,000 कंप्लेंट आई है और पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट आई है। तो उस वॉल्यूम के बीच से मैंने कहानियाँ क्यों चुनी? वो इसलिए कि एक तो ये बड़ी कहानियाँ हैं जहाँ बड़ी ठगी हुई है, बड़ा क्राइम हुआ है। दूसरा, ये संवेदनशील कहानियाँ हैं जहाँ मुझे लगा, और तीसरा, इनको पुलिस ने वर्कआउट किया है। क्योंकि साइबर क्राइम को वर्कआउट करना इसलिए चैलेंजिंग है कि क्रिमिनल हमसे हज़ारों मील दूर बैठा होता है, उसके कोई फिजिकल फुटप्रिंट्स नहीं होते हैं, डिजिटली हमें उन्हें पकड़ना होता है। जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें उनको पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे लोकल सपोर्ट हमें आसानी से नहीं मिलता। वो लोग पूरे के पूरे गांव पुलिस को घेर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको वर्कआउट करना पहले, और फिर वर्कआउट होने के बाद क्रिमिनल को पकड़ के लाना बहुत चैलेंजिंग है। इन कहानियों में हमने सारी कार्रवाइयाँ पूरी करी हैं, सारी कार्रवाइयों में बड़ी ठगी या बड़े क्राइम हैं, तो इसलिए इनको सिलेक्ट किया है। एक लास्ट क्राइटेरिया ये रखा है कि कोई भी मोडस ऑपरेंडी रिपीट ना हो। मान लिया मैं सारी OTP की कहानियाँ भर देता हूँ तो ये बोरिंग हो जाती है ना, या सारी OLX की भर देता हूँ, या KBC लॉटरी फ्रॉड की भर देता, या हेलीकॉप्टर से के टिकट के नाम पे जो हो। तो मैंने सब अलग अलग तरह के क्राइम लिए हैं जिससे लोगों को आइडिया हो जाए कि ये इस तरह के क्राइम भी हो रहे हैं। और आपने शुरुआती दौर में कहा था कि मुझे समय कैसे मिलता है। समय, उसके लिए मैंने को-ऑथर को लिया है, क्योंकि मुझे आइडिया है सब कहानियों का, किंतु बुक लिखने के लिए, क्वालिटी बुक लिखने के लिए कम से कम 6-8 महीना तो मिनिमम चाहिए। तो इसीलिए मेरे साथ OP मनोचा जी आए हैं, जो खुद एक साइंटिस्ट बैकग्राउंड के हैं, DRDO से रिटायर हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा लेखन में साथ दिया है। अच्छा सर, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसे किताब की शक्ल में कैसे तैयार किया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछ लिया। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो कई सारी वेब सीरीज ध्यान में आती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके मुंबई में, बॉलीवुड में कहीं इस तरीके की चर्चा होनी शुरू हुई है कि इस पर भी कोई वेब सीरीज बननी चाहिए? देखिए, जो इसका रिवर्स है, यानी क्राइम जहाँ से हो रहा है, जहाँ से शुरू हुआ जामताड़ा, उसको इंडिया की साइबर क्राइम कैपिटल कहते हैं, किंतु अभी उससे नई कैपिटल आ गई है मेवात। तो जामताड़ा पे ऑलरेडी सीरियल बन चुका है, आप जानते हैं, है ना। तो ये उसका मैं कहूँगा एंटी सीरियल होगा, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल क्राइम कैसे कर रहे हैं वो हैं, यहाँ हम ये भी करें कि पकड़े कैसे जा रहे हैं। तो 1-2 लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया है, 1-2 बड़े लोगों ने भी किया है, पर वो पेंगुइन डिसाइड करेगा उसको। ओके, लेकिन उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं कि? मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल पब्लिशर पेंगुइन है। जी, और फिर प्रभात है। तो इसके राइट्स जो है पेंगुइन के पास है, तो वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा सर, ये तो एक बुक है जो बहुत ही मज़ेदार है। अब चूंकि एक आप IPS अफसर हैं, आपको मैंने तब से देखा है जब आप हरिद्वार में SSP हुआ करते थे, उससे पहले भी आप बड़े ओहदों पर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आप DIG, IG, ADG, अब DG हैं। तो इस तरीके के क्राइम करने में कभी ऐसा लगा कि बहुत सारे बड़े रसूखदार लोग भी शामिल रहे हैं? मतलब देखिए, साइबर क्राइम में मैं कहूँगा कोई डायरेक्टली शामिल रहा हो ऐसा नहीं है। ये जो बात बोल रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया, ठीक है, प्रॉपर्टी के फेक डॉक्यूमेंट बनाना, उस तरह के फ्रॉड्स में वाइट कॉलर क्रिमिनल आपको दिखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखने लगा आजकल। किंतु ये जो क्राइम है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कोई, क्योंकि ये टेक्निकल क्राइम है, इसके भी साइबर क्राइम के भी कोर्सेज करते हैं लोग, हैं। तो उसमें मुझे लगता है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि जिस एरिया में मास स्केल पे हो रहा है, पूरा का पूरा गांव कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बचने के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ढूंढते होंगे, ठीक है ना, लोकल लोगों में, लोकल जनप्रतिनिधियों में, तो ऐसा पॉसिबल है। बट अदरवाइज ऐसा कहें कि डायरेक्टली कोई वाइट कॉलर आदमी इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो दूसरे आपने लैंड ग्रैबिंग, लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में जो फ्रॉड होता है, क्योंकि उसके लिए भी उत्तराखंड पुलिस को हमने देखा है, SIT उसके लिए काम करती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस तरीके के केसेस की भी आपने डायरी लिखी है? जैसे आपने डायरी लिखी, तो उसकी भी डायरी लिखी है जो हम कभी भविष्य में देखें कि आपने वाइट कॉलर लोग जो इस तरीके से क्राइम करते हैं, उसकी भी किताब हम भविष्य में देख सकते हैं? वो पॉसिबल है। आपको पता है मेरी पहली किताब खाकी में इंसान थी, उसमें क्राइम की कहानियाँ हैं, वाइट कॉलर की भी है उसमें, कहीं कहीं है, बट
वाइट कॉलर क्राइम पे हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कुछ लिखा जाए। अच्छा, मतलब आप हिंट दे रहे हैं कि मतलब आपके हो पास सकता है। मटेरियल तो आपके पास है। मटेरियल तो हम लोग के पास रोज की 20 कहानी तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस ऑफिसर जब आप एसएसपी हो, आईजी हो, डीजीपी, रोज कितने लोग आते हैं आपको पता है। सर, अब मतलब ये सर्विस से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं एसएसपी से शुरू करता हूँ। एसएसपी से और डीजीपी तक आपने बहुत सारे ओहदों पर काम किया है, इसमें बीएसएफ में भी आप बीच में डेपुटेशन पे रहे हैं आप। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन से पद में आपको लगा कि सबसे चैलेंजिंग ये वाला जॉब है? मतलब अब आप बिल्कुल अपने करियर के पीक पर हैं और कहें कि इसके बाद रिटायरमेंट हो सकता है, किसी और जॉब में हम आपको देखें। चैलेंजेस जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। और चैलेंजिंग एएसपी शिप भी थी जब हमने इलाहाबाद अलीगढ़ में काम किया था, और ये मंडल कमंडल अपने पीक पे थे उन दिनों। राइट्स को रोकना एक चैलेंज था। चैलेंजिंग हमारा एडिशनल एसपी शिप था जब मैं तराई में था और आतंकवाद का एकदम पीक पे था, तो उसको रोकना था, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो जब हम एसपी एसएसपी होते हैं तब चैलेंज अलग प्रकार का है, ठीक है। हर ज़िले में मतलब रोज़ ही चैलेंज है, पर जब हम और सीनियर होते हैं तो वहाँ चैलेंज की नेचर बदल जाती है। चैलेंज आज भी हैं, डीजीपी शिप में सबसे ज़्यादा चैलेंज है, बट उनकी नेचर बदल गया। मतलब जैसे वहाँ हम एकदम फोर फ्रंट ऑफ द इवेंट में है, एसपी एसएसपी या जेएसपी, यहाँ हम फोर फ्रंट में नहीं हैं, बट फोर फ्रंट में और बड़ी चीज़ों के उसमें बड़े निर्णयों में। कोई उदाहरण से आप समझा सकते हैं? मतलब आप किताब लिखते हैं, कोई उदाहरण से अगर आप समझाएं तो ऑडियंस थोड़ा आसानी से समझ लेगी। जैसे चैलेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको महसूस हुआ? नहीं, चैलेंज तो मैं तो सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा मुझे डीजीपी रैंक पे हुआ। और जो देखिए, जो विभिन्न तरह के क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, उनसे ज़िंदगी भर हम निपटते आए हैं। पर मैंने देखा कि खुद विद इन आवर ओन सर्विस 1% 2% आदमी ऐसा होता है जो सही काम करने पे वो सजा पाता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारी जो जल्दी सजा देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग किया है, विक्टिम के फेवर में पुलिसिंग की, आम जन की सहायता के लिए किया। बदमाशों पे पुलिस का डंडा पड़ना चाहिए, मतलब पुलिस की सख्ती होनी चाहिए, और आम जन की पुलिस को सहायता करनी चाहिए। ये मेरा पुलिसिंग का मॉडल रहा है। तो इसी ऐसे मॉडल से हमारे कुछ एक लोग जो विद इन हमारी सर्विस होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि वो लोग भी हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट कुछ न कुछ शुरू कर देते हैं। सर, आप जिन पदों पर आप रहे हैं, जैसे एसएसपी या एसपी या एएसपी, तो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग होती थी। डीजीपी में या डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग है भी, और जैसे आपने कहा कि आप बैक रहते हैं, फ्रंट पे कोई और रहता है। मैं जानना चाहता हूँ पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता है जब प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है। पुलिस पर प्रेशर हमेशा पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर खास तौर पर। कैसे उस चैलेंज को आपने हैंडल किया? मतलब पॉलिटिकली भी हो सकता है, वो सोशली भी हो सकता है, रसूखदार लोगों का भी हो सकता है। कैसे उसको हैंडल करते हैं? देखिए, वो जब आप एसपी एसएसपी होते हैं तब भी ये डेली का काम है, ठीक है ना, कि भाई पुलिस पे तो पब्लिक का भी प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, जनप्रतिनिधियों का भी प्रेशर है, ठीक है ना। सबके अपने अपने रोल हैं इस लोकतंत्र में, ठीक है। मैं कहूँ कि खाली पॉलिटिशियन प्रेशर नहीं, हर एक का अपना अपना रोल है। उस रोल में अगर आप जो सही है वही करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी कन्फ्रंटेशन होता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। आपका कभी कन्फ्रंटेशन हुआ जब ट्रांसफ़र हुआ हो? चलता रहता है। मेरे यूपी में 11 साल में 17 ट्रांसफ़र हुए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकग्राउंड होती होगी। तो सर, बात प्रेशर की हो रही थी कि मतलब ट्रांसफ़र की हो रही थी, तो कभी आपको, आपने कहा यूपी में 11 साल में 17 ट्रांसफ़र हुए, वहाँ से तो वो मैंने कहा ना, हमें आदत भी पड़ जाती है, पार्ट ऑफ लाइफ भी होता है। और ऐसा मैंने कई जगह, एक जगह और बोला है कि जो है ना, पुलिसिंग का सच न तो दबंग है और न सिंघम है, रियल पुलिस इन सबसे अलग है। और अगर आप सही काम करते हैं, मैं ये कहता हूँ, तो धीरे धीरे ये पब्लिक भी जान जाती है, जनप्रतिनिधि भी जान जाते हैं कि ये गलत काम नहीं करेंगे, तो फिर आपकी वो एक इमेज बन जाती है। अगर आप उस इमेज पे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, चैलेंज तो हमारे यहाँ रोज़ है। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज डीजीपी रैंक पे देखा मैंने, तो वो हैं, चैलेंजेज हैं। आपने उत्तर प्रदेश की तो बात करी कि 11 साल में 17 ट्रांसफ़र हुए। कभी उत्तराखंड में ऐसा मौका आया कि आपको नहीं पॉलिटिकली दबाव, कन्फ्रंटेशन हुआ हो सीधा? और देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे ऊपर जो प्रेशर्स हैं, जो हमारे वो एक खाली
ये सोचें कि आप सिर्फ पॉलिटिकल, ऐसा नहीं है। हाँ, पुलिस का काम ऐसा है ना, पब्लिक का भी बहुत बड़ा प्रेशर है, मीडिया का बहुत बड़ा, आजकल सोशल मीडिया हो गया, फिर अपने इतने सारे आयोग वगैरह हैं, हर एक का अपना रोल है। तो ऐसे ही जनप्रतिनिधियों का भी रोल है। तो वो, और उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होना स्वाभाविक है, काम की नेचर ऐसी है ना। मुझे किसी को अरेस्ट करना है, ठीक है, किसी के खिलाफ एफआईआर होनी, तो सारे तो मुझसे खुश नहीं होंगे ना। जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही, वो तो नाराज ही होगा, और कहीं ना कहीं बोलेगा ये तो मुझे गलत अरेस्ट हो गया। मैं तो कभी ऐसा रहा कि सर कोई रसूखदार या पॉलिटिकल आदमी, बड़ा बिजनेसमैन, उसको आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? ऐसा है ना, ऐसा बहुत हुआ है। उसकी कोई स्टोरी होगा? मैं स्टोरी अभी नहीं बताना चाहता, ऐसे बहुत केसेज आए हैं और आते रहते हैं। और यद्यपि मैं ये ज़रूर कहूँगा, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रही। मतलब गनीमत ये कहेंगे कि जैसे मैं हरिद्वार आया सबसे पहले एज एसएसपी, यद्यपि मैं उत्तराखंड बनने से पहले 4 पोस्टिंग कर चुका। रुद्रपुर, एसपी रुद्रपुर, एसपी चमोली, एसपी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल, एसएसपी हरिद्वार, 4 पोस्टिंग मैंने उत्तराखंड बनने से पहले की। किंतु उत्तराखंड बनने के बाद जो मैंने पोस्टिंग की, सबसे पहले हरिद्वार की 2.25 साल एसएसपी हरिद्वार, फिर मैंने डीआईजी पुलिस हेडक्वार्टर किया 3 साल, ठीक, फिर मैंने आईजी गढ़वाल किया 2 साल। तो यहाँ मेरे को स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आईजी नैनीताल मैंने 1 साल किया, वहाँ से मैं खुद छोड़ के गया, बीएसएफ में गया। तो यहाँ कोई स्टेबिलिटी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पर ऐसा सोचें कि यहाँ चैलेंजेस यहाँ नहीं हैं, वो भी नहीं है, वो सब जगह हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। कोई प्लान आपने बनाया हो किसी खास आदमी को पकड़ने के लिए, जिसको आपने अरेस्ट किया हो, सजा दिलाई हो उत्तराखंड में रहते हुए? कोई ऐसा मामला याद आता है आपको जो आप अपनी मतलब स्टोरी का भविष्य में कोई जिक्र कर सकें? मैं अभी उस पर कुछ नहीं बोल सकता। मैंने बहुत सारी कहानियाँ खाकी में इंसान में डाली हैं। कितने हरिद्वार में जाने कितने बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हमने, एनकाउंटर्स भी, और कितनी वो जो है, तो ऐसा नहीं है, होता है। नहीं, मैं गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल या रसूखदार, उन लोगों में क्रिमिनल रसूखदार तो देखिए, रसूखदार बहुत लोग होते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ, मेरे को 2.5 साल हो गया डीजीपी, उससे पहले मैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर था। मैं आपको डाटा दे दूंगा, हमने 2000 से ज़्यादा माफिया को जेल भेजा है। 2000 जो लैंड माफिया है, जिसमें नौकरी के नाम पे पैसा ठगने वाला माफिया है, जिसमें नकल के नाम पे पैसा ठगने वाला माफिया है, तो ये 2000 के करीब माफिया को जेल भेजना आसान तो नहीं है। सर, कल मैं आपका इंटरव्यू एक जगह देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि फैमिलीज़ के लिए भी चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो। तो वो आपने कोई चैलेंज फेस किया हो? आप चैलेंजेस मतलब कोई तो सारे हैं, थ्रेट या कभी लगे कि हमने पंगा गलत ले लिया, गलत ट्रैप हो गए? देखिए, थ्रेट भी होती है, चैलेंजेस भी होते हैं। उनको पहला तो चैलेंज उनका यही है, कितने जल्दी ट्रांसफ़र में पैक करना है। हमारे बच्चे 3री क्लास में आई बेटिया, तो उसका 9वां स्कूल था, ये क्या कम चैलेंज है? हाँ, और जहाँ तक रिस्क की बात है, रिस्क का भी चैलेंज होता है। अगर मैं किसी टेररिस्ट एनकाउंटर में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली पे रिस्क है। मैंने एक बहुत बड़ा गैंगस्टर पकड़ा था हरिद्वार में। पूछताछ में वो बोलता है कि हमें तो पता है इनकी मैडम जीन्स पहनती हैं, कितने बजे जाती हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज, सब सारा ट्रैकिंग रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? ठीक है ना। तो ये सब है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सर, एक आपने किताब लिखी है खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वो एक एकेडमिक आपका रूप है, ये साहित्यिक रूप है। प्रोफेशनली आप सिविल सर्वेंट हैं, आईपीएस अफसर हैं, उससे पहले आप आईआईटी में थे। तो ये अलग अलग रूपों को हम देखते हैं, कैसे आप तालमेल बैठाते हैं? देखिए, आदमी तो एक ही है ना, और आदमी के विभिन्न जो है हैट्स पहनता रहता है। आप समझिए जैसे आपका कंप्यूटर है, उसमें अलग अलग 6 विंडो खुली हैं, ऐसे आदमी की भी खुली रहती हैं। भाई मेरे को पुलिसिंग पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स भी पसंद है। ऐसा तो नहीं कि मैं पुलिसिंग हो जाएगी तो स्पोर्ट्स 0 कर दूंगा। मैं खेलता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैडमिंटन खेला हूँ, नेशनल लेवल पे खेला हूँ, आगे भी खेला हूँ, 45+ में मैं इंडिया टीम से खेला हूँ। तो ऐसे ही मेरा शुरू से हॉबी है लिटरेचर, पढ़ना, और फिर धीरे धीरे बाद में लिखना भी हो गया। तो वो आपके विभिन्न जो रूप हैं कहीं ना कहीं आते रहते हैं। जब आप ये अलग अलग रूप पब्लिक को दिखाते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे रूप में अब आप डीजीपी हैं, इसके बाद कभी आपने सोचा कि इसके बाद किस रूप में आप अपने आप को देखते हैं? वो दिमाग में आइडियाज़ बहुत हैं,
और अभी नहीं लगता मुझे कि मेरा रिटायरमेंट का एज आ गया। तो बट ये है कि कल ही मैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मिला, आपको बता दूं, रस्किन बॉन्ड, और उनकी किताब आई है लेटेस्ट गोल्डन ईयर्स। तो वो कहते हैं आप सर्विस से रिटायर हो सकते हो, लाइफ से थोड़ी रिटायर हो सकते हो। तो बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो भाई एक IPS से रिटायर होंगे, पुलिस सेवा से रिटायर होंगे, फिर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। खाली इतना एक्टिव रहे तो खाली थोड़ी बैठेंगे। अच्छा, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो इतनी सारी स्टोरीज आपके पास आई होंगी 30-35 साल के करियर में, पॉलिटिकल जो बात हम कह रहे हैं, उनको भी किताब के रूप में देख सकते हैं भविष्य? पॉसिबल है, मैं अभी कुछ पक्का नहीं कह सकता, मैंने अभी कोई प्लान नहीं बनाया है। अभी तो मैं एक्टिवली कुछ ना कुछ एक दूसरी इनिंग का जरूर सोचूंगा, कोई एक्टिव इनिंग, ठीक है। उसके ये राइटिंग मेरी जारी रहेगी, ये श्योर है, किसी न किसी रूप में। अब वो क्या मैं पुलिस वाली ही कहानियाँ लिखूंगा या मैं कोई मेरा माइथोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, बहुत इंटरेस्ट है मेरा स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं किधर जाता हूँ ये टाइम बताएगा। हाँ, और ये जो किताब आपकी आई है, इस किताब के बारे में आपने एक तरीके से पब्लिक को अवेयर किया है, तो इसी तरीके की कुछ और कहानियां भी देखने को मिल सकती हैं भविष्य में? मतलब देखिए, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, वो प्लानिंग भी होती है। और जैसे मैंने कहा, अभी 2 किताब मेरी प्योरली स्टोरीज बेस्ड आ गई, रियल लाइफ स्टोरीज, खाकी में इंसान और साइबर एनकाउंटर्स। हो भी सकता है कि मैं एक और कुछ इस तरह का या कोई और बड़ा उपन्यास के रूप में उसे लाऊं। हो भी सकता है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, जैसे मैंने बोला, मैं एकदम नए टॉपिक पे चला जाऊँ। मैं राइटिंग जारी रखूँगा, ये श्योर है। अच्छा सर, मैं बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हूँ अपनी स्टोरी के। मैं जानना चाहता हूँ कि युवाओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो IPS की तरफ हैं या पुलिस फोर्स में हैं, कि वो कैसे दबाव का सामना करें, कैसे अपनी सर्विस को आगे बढ़ाएं, कैसे परिवार के साथ तालमेल बिठाएं? देखो, युवाओं को तो मैं पुलिस वालों को यही 2 बड़े मैसेज देता हूँ। नंबर 1, पुलिस सेवा, पुलिस में हमें इसलिए, पुलिस सेवा का अधिकार हमें इसलिए दिया गया कि हम जनता की सेवा करें, पीड़ित की मदद करें। क्योंकि जो रिच है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उसको तो न्याय मिल ही जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरत पुलिस की गरीब को है, पीड़ित को है, असहाय को है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा ये है कि पुलिस का डर बदमाशों में होना चाहिए, शरीफ आदमी में नहीं। ऐसी पुलिसिंग करें हम, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, डिप्टी SP हो, IPS हो। अगर सारे इस पर गांठ बांध देंगे तो देखिए पुलिसिंग की इमेज कहाँ चली जाएगी। कि पुलिस का डर बदमाश के अंदर होना चाहिए, आम आदमी में नहीं। और तीसरा ये है कि हमें जो अधिकार दिए हैं सरकार ने, वर्दी का अधिकार, फिर वेपन का अधिकार, ये हर किसी के पास नहीं है। मैं इसको ट्रिपल पावर बोलता हूँ। और तीसरा, कानून का अधिकार। आप FIR कर सकते हैं किसी के खिलाफ, आप FIR करने से मना कर सकते हैं, आप अरेस्ट कर सकते हैं, आप किसी के बेटे के किडनैप को ढूंढ के ला सकते हैं। तो ये जो अधिकार हैं, ट्रिपल पावर जो दी है सरकार ने आपको, तो इनका सदुपयोग करिए। सदुपयोग के लिए दिए, इनका दुरुपयोग मत करिए। ये मेरे 3 बेसिक सीख हैं पुलिस वालों को। चलिए सर, मैं और सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये IPS अफसर अशोक कुमार साहब थे, जिनकी किताब से हमने चर्चा शुरू की थी, और उसके साथ साथ पुलिस के सामने किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, भविष्य में हम किस तरीके की कहानियां और देख सकते हैं एक पुलिस अफसर के लेखनी से, इस पर भी कभी चर्चा जरूर होगी। और उम्मीद करेंगे कि अशोक कुमार साहब कुछ ऐसे राज खोलें अपने सर्विस के दौरान जो उन्होंने महसूस किया होगा, जिसमें कई सफ़ेद पोस्ट नेताओं का या दूसरे तरीके के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। उम्मीद करते हैं इस तरीके की कहानियां भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगी। और एक जो साइबर एनकाउंटर है, ये जानकारी बहुत सारी इस किताब में है। एक अवेयरनेस के तरीके से भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से अशोक कुमार साहब ने बताया, कि बॉलीवुड से भी कई लोगों से संपर्क होना शुरू हो गया और कोई वेब सीरीज के रूप में इसे हम भविष्य में देखें, इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है। बहुत धन्यवाद सर, हमको समय देने के लिए। हमने आपका बहुत कीमती समय लिया, आप लगातार मीटिंग में व्यस्त थे। बहुत धन्यवाद।